सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या मुद्दा है? मुद्दा तो आपको सभी को जानकारी है। 2025 दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो चुनाव में नॉमिनेशन के बाद कल जो भी जिनके विड्रॉल होने थे कैंडिडेट्स के, वो विड्रॉल हो चुके हैं और सिंबल इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि भी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। वगैरह लोड होना, अब वो सिंबल लोड हुआ है। तो हमारी पार्टी ने टोटल 15 लोगों को तैयार किया था, जिसमें से कुछ लोगों के तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाए और कुछ को पिछली बार एक्सपेंडिचर जमा ना कराने की वजह से उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो अब टोटल हमारे 5 कैंडिडेट मैदान में हैं। जो एक कैंडिडेट हमारे मॉडल टाउन विधानसभा से विवेक गिरी जी साथ नहीं है आपके। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हम जो आपके सामने बात रखने जा रहे हैं कि जो दिल्ली की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी पार्टी है। 10 साल से ज़्यादा केंद्र में भाजपा की सरकार है और लगभग 11 साल आम आदमी पार्टी राज कर चुकी है दिल्ली में। तो समस्या इन्हीं के द्वारा पैदा की गई है और अब ये समाधान कैसे निकालेंगे? क्या देश का लोकतंत्र, समाज वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर की स्कीम से जिनको सुप्रीम कोर्ट फ्री भी बोल रहा है, क्या उनके माध्यम से देश का लोकतंत्र चलेगा? और लोकतंत्र अगर उनके माध्यम से चलेगा, पैसा बांटने से चलेगा, जो पहले वोटर को खरीदा जाता था, अब उसका वोटर को खरीदने का तरीका बदल दिया गया है। ये जो फ्रीबीज की बात आ रही है, कोई 2,500 रुपये दे रहा है, कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 2,000 रुपये दे रहा है, तो ये क्या जो विकास का पैमाना है, लोगों के वेलफेयर की जो बात है, पूरा का पूरा चुनाव 2,000 और 2,500 रुपये मिलेंगे उसमें सिमट के रहेंगे। तो दिल्ली के लिए इन तीनों चारों पार्टियों का क्या विजन है? तीनों पार्टियों का बताए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 10 साल शासन करने के बावजूद दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सारा अमली जामा जाकर दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र की बहुत सारी शक्तियां केंद्र में नहीं थे और केंद्र की शक्तियां एलजी में नहीं थे। और दिल्ली में एक कानून के तहत एलजी को सुपर बॉस बना दिया गया दिल्ली में चुनी हुई सरकार के ऊपर भी। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की समस्याओं के लिए उतनी दोषी है जितनी आम आदमी पार्टी है। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया गया। अब सिर्फ बात हो रही है 2,000 रुपये देंगे, 2,500 रुपये देंगे। आप वेलफेयर का कौन सा मॉडल दिल्ली के लिए लाना चाहते हैं, ये बात बताएं। दूसरा, एक मैं इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ा गंभीर सवाल रखना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पिछले, आपने सुना होगा, पिछले 6-7 महीने से, लगभग 8 महीने हो गए इस बात को, एक बड़ा शोर मचाया गया विपक्ष के द्वारा और पक्ष के द्वारा। लेवल प्लेइंग फील्ड, जब इन लोगों को अरेस्ट किया जाता, लेवल प्लेइंग फील्ड। और मैं भारत के चुनाव आयोग, साथ साथ देश की न्यायपालिका के समक्ष भी ये गंभीर मुद्दा रखना चाहता हूं कि जो इस देश का नागरिक चुनाव में भागीदारी करना चाहता है, क्या आपने उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बचा कर रखी है? आप बुराड़ी विधानसभा में एक कैंडिडेट जिनको सिंबल अलॉट हो चुका है और जो एक रजिस्टर्ड पार्टी के कैंडिडेट हैं, पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हुई एक अलग बात है, लेकिन एक रजिस्टर्ड पार्टी के कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट की मौत के बाद भी भारत का चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात के लिए बताएगा कि क्या राइट टू इक्वालिटी सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है, कुछ गिने चुने लोगों के लिए जो धरना सेठ है या जिनकी पार्टियां रिकॉग्नाइज होती है? इसका मतलब कोई भी आदमी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या कोई रजिस्टर्ड पार्टी का कैंडिडेट है, अगर उसकी मौत हो जाएगी तो उसकी मौत सरकार के खाते में भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के खाते में भी नहीं है। तो आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे? अब बताएं, भारत का चुनाव आयोग के एक कैंडिडेट की यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा में जो चुनाव कंटेस्ट करने जा रहा है, उसकी मौत होगी कल, और रूल के मुताबिक ये कहते हैं कि सिर्फ रिकॉग्नाइज पार्टी का कैंडिडेट अगर उसकी डेथ होगी तो चुनाव आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये दोहरा मानदंड कैसे? आप बराबरी का हक किसको दे रहे हैं? आपने तो बराबरी का हक ही नहीं दिया। तो ये जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी जिंदगी के साथ अगर
मौत के बाद, रजिस्टर्ड पार्टी के कैंडिडेट की मौत के बाद भी आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे और आप कह रहे हैं चुनाव कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का कैंडिडेट मरेगा तो चुनाव पोस्टपोन हो सकता है। क्या वो कैंडिडेट उतना सीरियस नहीं था जिसने नॉमिनेशन फाइल किया जो चुनाव लड़ना चाहता था? तो ऐसे हालात में भारत के चुनाव आयोग के सामने भी मैं ये सवाल डाल रहा हूं कि भारत का चुनाव आयोग इन समस्याओं के बाद ये इस मेरे मुद्दे के बारे में जवाब दे। भारत का चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बुरानी विधानसभा में जिस कैंडिडेट की डेथ हुई है उसके ऊपर उन्होंने क्या संज्ञान लिया और क्या उसके प्रति, क्या वो भारत का नागरिक नहीं था, क्या भारत का वोटर नहीं था, क्या वो रजिस्टर्ड पार्टी का मेंबर था? तो इसलिए उसके लिए चुनाव की कोई अहमियत नहीं आपके लिए। आपके लिए सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों की अहमियत है। और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कैसे बनेगी? अगर उस कल को वो जिस कैंडिडेट की डेथ हुई है कल को उसको वोट पड़ जाते हैं सारे और वो जीत जाता है तो उसके लिए क्या सोचेगा? तो चुनाव आयोग की मंशा पे, चुनाव आयोग की धूर्तता पे मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ गिने चुने धन्ना से लोगों के लिए बना रहे हैं, बाकी इस देश का गरीब जो वोटर है उसके लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसको अपने संसाधनों से अपने तरीके से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरा, ये जो चुनाव चल रहा है हम इस चुनाव में बहुत ही गंभीर स्थिति में खड़े हुए हैं। अभी प्रदूषण के मुद्दे में कोई बात नहीं करता है, एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता है, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करता है। दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी 1731 कॉलोनी डीडीए मानती है। क्या उनका भविष्य क्या है? उन कॉलोनियों को आज तक रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? क्या इस मुद्दे पे कोई भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? उन लोगों के घरों आए दिन बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? और शिक्षा के अधिकार के साथ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। और राइट टू लाइफ में जो भी कंज्यूमेबल चीजें हैं जिनसे कोई आदमी बराबरी कोई जीवन जी सके, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आप एक झुग्गी वाले को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, लेकिन अनऑथराइज्ड कॉलोनी के नाम पे आप लोगों को ये कहते हैं कि आपकी तो कॉलोनी अनऑथराइज्ड है, आपकी बाउंड्री सेट नहीं है, आप उनको बिजली नहीं देंगे। और डीडीए जैसी संस्था जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डीडीए का कोई रोल नहीं है, वो उस बिजली को रोक देती है। डीडीए जैसी संस्था लेटर लिख के बिजली की सप्लाई को रोक देती है। तो ये कौन से ये इलीगल एक्ट जो किया जा रहा है डीडीए एलजी की सहमति कर रही है। और एलजी और भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सिर्फ दो ही तरह की जमीनों पे बिजली रोकी जा सकती है, या तो वो रेलवे की जमीनों और या डिफेंस की जमीनों। अगर किसी प्राइवेट जमीन पे किसी आदमी ने मकान बना लिया है तो आप उसको बिजली से महरूम नहीं कर सकते। किसी बच्चे की शिक्षा का अधिकार है, उसको आप उनसे महरूम नहीं कर सकते। तो हम इन जनता के मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ साथ पिछले 5 साल में से लगभग 4 साल और लगभग 8 महीने तक दिल्ली की जनता ने सड़कों की बदहाली देखी है, दुर्दशा देखी है। दिल्ली में आज भी कई घंटे का जाम लगता है। क्या आम आदमी पार्टी उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगेगी? और अब चुनाव में ये कह रहे हैं अब की बार फिर केजरीवाल। तो क्या दिल्ली की जनता इस चीज के लिए तैयार है कि धुआं जो आपका AQ लेवल 400 के पार हो चुका है, प्रदूषण 400 के लेवल के पार हो जाता है, उसके लिए माफी कर दी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को या केंद्र सरकार को? जो स्मोक टावर लगाए गए थे दिल्ली में, वो कहां गायब हो गए? स्मोक टावर कौन सी एजेंसी है जो पोल्यूशन पे कंट्रोल कर रही है दिल्ली में? दिल्ली में मूलभूत समस्या पानी की है। पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। क्या पानी की सप्लाई है दिल्ली में? जो ये कहते हैं 20,000 लीटर महीने का पानी फ्री देंगे। तो पानी की समस्या में आम आदमी पार्टी बीजेपी कोई बात नहीं करना चाहती है, बिजली के मुद्दे में कोई बात नहीं करना चाहती है। ये 1731 कॉलोनी ये कहते हैं पूर्वांचल के लोगों को हम फायदा देंगे। वही पूर्वांचल के लोग आज उनकी नर्कमय स्थिति है, उनका जीवन दुभर है। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी बताए
लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या किया? और जब आप लोगों का जीवन बेहतर नहीं बना पाए तो आप कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे। आप वोटर का दिमाग घुमाना चाहते हैं। हमारी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इन जमीनी मुद्दों के लिए काम कर रही है, संघर्ष कर रही है और हम लगातार इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारा केंद्रीय मुद्दा है तो केंद्रीय मुद्दा हमारा ये है कि हमने कहा कि जब हम भारत के लोग हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया, भारत का संविधान कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन जब बुराड़ी विधानसभा में एक कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो ये कानून की इक्वालिटी का मखौल उड़ा है। इससे मॉकरी ऑफ लॉ, ये मखौल है कानून का और चुनाव आयोग का कि अगर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा या रजिस्टर्ड पार्टी का कैंडिडेट होगा तो उसके लिए उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, उनका चुनाव कंटिन्यू चलेगा। अगर वो रिकॉग्नाइज पार्टी का हो जाएगा तो उसके लिए सिंपैथी है। तो ये दोहरा मापदंड चुनाव आयोग इसके लिए सफाई दे और माफी मांगे इसके लिए कि ऐसे रूल्स क्यों बनाए गए। तो दिल्ली की जनता को दोहरी नागरिकता, दोहरी मानसिकता में दिलाया जा रहा है और दोनों ही पार्टियां उनको सिर्फ यूज एंड थ्रो कर रही हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है। हम इन जमीनी मुद्दों पे बात करें और इन मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। सर, योजनाएं काफी सारी चल रही हैं और मंच से योजनाओं को बताया जा रहा है, तो चुनाव आयोग चुप क्यों? लोगों के वोट को खरीदा जा रहा है तो चुनाव आयोग चुप क्यों? चुनाव आयोग इसलिए चुप है कि देश की जनता विद्रोह नहीं कर पा रही है। आपकी ईवीएम में घोटाला हो जाता है, आप विद्रोह नहीं कर पाते हैं। आपकी वोट चोरी हो जाती है, आप विद्रोह नहीं कर पाते हैं। आपको फ्री चुनाव के समय में आपको लालच दिया जाता है 1000-2100 रुपए का। अब लड़की बहन योजना, लाडली बहना योजना, आप दिल्ली में चला दिए 2500 की बहना योजना। आप ये क्या कहना चाहते हैं? आप उन बहनों से जाकर पूछो कि उनके पतियों को नौकरी है या नहीं है। जिन बहनों को आप ये दे रहे हो उनका पति नौकरी करता है, उनका बच्चा नशे की दलदल में चला गया है, उनका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, उनके स्कूल छीन लिए गए हैं। क्या उन बहनों को 2100 रुपए देके आपने देखा कि उनका परिवार कैसे नरक जीवन में जी रहा है? सर, बड़े बड़े ऑफिस देखे गए हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े ऑफिस देखे हैं और वहाँ लग्जरी गाड़ियाँ बड़े पैमाने पर झंडे लगा के खड़ी हुई हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर हैं किसी तरीके का कोई भी संज्ञान लेकर चुनाव अधिकारी बिके हुए हैं ज्यादातर। और आप देख लें कि उनपे जो पार्टी थोड़ी बहुत पैसे वाली है या सत्ता में जिनका दखल है, उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। चुनाव के दौरान इतने हजारों पोस्ट होर्डिंग्स लगने लग रहे हैं जिन पे ना तो प्रिंटर का नाम है ना उनकी क्वांटिटी है। आज भी विधानसभाओं के अंदर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं इन पार्टियों द्वारा, लेकिन उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे, एक गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? सर, क्या चुनाव आयोग वास्तव में किसी हाथ में खेल रहा है? चुनाव आयोग कठपुतली किसी के हाथ की बात नहीं है। चुनाव आयोग, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, तो उनको राहुल गांधी ने ये बात पूरी तरह क्लियर नहीं करी कि वो कौन सा इंडियन स्टेट का मतलब आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 12 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दैट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ स्टेट। और स्टेट में आपकी म्यूनिसिपैलिटी भी आती है, आपका इलेक्शन कमीशन भी स्टेट में आता है, आपका जुडिशरी भी स्टेट का पार्ट है, आपकी यूनिवर्सिटीज भी स्टेट का पार्ट है। तो जो ये इंस्टीट्यूशन है सीबीआई, ईडी, ये सब स्टेट का पार्ट है। और आज एक आम आदमी, एक गरीब आदमी या एक बिजनेसमैन या एक पॉलिटिशियन सब इन संस्थाओं द्वारा आतंकित किए जा रहे हैं। और जब इनके ये आतंकित करते हैं तो उस लड़ाई को, उनके खिलाफ जो लड़ाई है वो इनडायरेक्ट वे में स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। तो कांग्रेस पार्टी फेल हुई इस बात को एक्सप्लेन करने में कि ये जो इंडियन स्टेट की बात की है। आज आप जुडिशरी में चले जाएं, जुडिशरी में एक आम आदमी की पिटीशन जाके 1 सेकंड में डिसमिस हो जाती है, एसएलपी एडमिट ही नहीं होती। और अगर कोई धरना सेट चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन नफरत भरे बयान देते हैं, उनको जाते साथ बेल मिल जाती है। अर्नब गोस्वामी को जाते साथ बेल मिली, क्यों नहीं मिली गरीब आदमी को बेल? जो सड़ रहे 15-20 साल से, उनकी सजा से ज्यादा जेल में सड़ चुके हैं वो लोग, जुडिशरी क्यों नहीं देगी उनको बेल? ये सोचने की बात है और ये गंभीर मुद्दे हैं जिन पे बात करनी चाहिए। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है भाजपा का, उसने ये नैरेटिव सेट करने की
कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, आर्टिकल 12 को पढ़ें। हालांकि मैं कोई राहुल गांधी का स्पोक्समैन नहीं हूं, ना कांग्रेस का स्पोक्समैन हूं, ये बात उनको बतानी चाहिए।